यहाँ तक हम लास्ट लेक्चर के अंदर पहुँचे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिकली हम अनटिल नाउ अभी तक जो कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं उसमें हमारे सारे सेक्शंस नॉर्मल सेक्शन होते थे। मैं वन नोट ऑन करता हूँ साथ, सो दैट थिंग्स आर मोर क्लियर। अब हमारे पास क्या है कि हम बेसिकली देखना चाहते हैं कि नॉर्मल सेक्शंस के बाद अगर सेक्शन इंक्लाइन हो या ऑब्लिक सेक्शंस हो, तब उनके अंदर ऑब्लिक सेक्शन के अलोंग जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी उनकी नेचर क्या होगी, एंड व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेसेस ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन एंड नॉर्मल सेक्शन। नॉर्मल सेक्शन और इंक्लाइंड सेक्शंस के ऊपर जो स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं उनका आपस में रिलेशन क्या है। फॉर दिस पर्पस यहाँ पर कह लें कि आपके पास रीज़न बताया हुआ है कि व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड, हम ऐसा क्यों करते हैं। नॉर्मली लेट्स से कि एक मटेरियल है विच इज़ हैविंग अ बेल्ट along this plane, तो नॉर्मली आप इस पे जब भी फोर्स लगाएंगे, सो द वीकेस्ट पॉइंट इज द वेल्ड पॉइंट, यानी यहाँ पर फेलियर के मैक्सिमम चांसेस हैं। सो यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस अलोंग दिस वीक प्लेन, ठीक है, जो इंक्लाइंड प्लेन है। तो अगर आपने इस वीक प्लेन के ऊपर, लेट्स से इसको मैं कॉपी करता हूँ, लेट्स कॉपी इट हियर एंड आई विल पेस्ट इट ऑन माय स्क्रीन। अब अगर आपको इसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, सो फॉर दिस पर्पस यू कैन नॉट ड्रॉ योर स्ट्रेस एलिमेंट लाइक हेयर। आप उसके ऊपर अगर यहाँ पर आगे स्ट्रेस एलिमेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरह, सो दिस विल नॉट फुलफिल द पर्पस, बिकॉज ये पोर्शन जैसे आपने सेक्शन को यहाँ से कट कर दिया, वेल्ड को कट किया, तो ये पोर्शन तो हवा में रह जाएगा इतना, जिसको मैंने येलो कर दिया, दिस इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, लेट्स से किस तरह कि ये बी मैं वापस ड्रॉ कर देता हूँ, ड्रॉ इट अगेन, दिस वन, दिस वन। अब अगर आप अपना स्ट्रेस एलिमेंट यहाँ पर इस तरह हाफ वो ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट वाला, ठीक है, सो दिस पोर्शन इट इज इन एयर, वो तो सैंपल ही निकाल सकता, ठीक है, वो जो सैंपल निकल रहा है दिस इज नॉट फ्रॉम द बॉडी, दिस इज इन एयर। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि आपने अपने इस स्ट्रेस एलिमेंट को क्या करना है, रोटेट करना है, यू हैव टू रोटेट इट लाइक दिस वन, एंड वंस द स्ट्रेस एलिमेंट इज लाइक दिस वन, so there is a difference between situation 1 and situation 2। यहाँ पर आपके पास ये वो चीज़ थी जिसके अंदर आपका सेक्शन इस तरह करता था कि लेट से परपेंडिकुलर सेक्शन था, यानी इंक्लाइंड सेक्शन करता था यूं करके, सही, इसको हमने स्टडी किया लास्ट टाइम कि दिस इज एन इंक्लाइंड सेक्शन परपेंडिकुलर, और ये अब आपके पास क्या है, ऑब्लिक सेक्शन आ गया। तो हम बेसिकली इंटरेस्टेड होंगे इस वीक प्लेन के अलोंग स्ट्रेसेस फाइंड करने के, दैट्स व्हाई वी विल रोटेट दिस स्ट्रेस एलिमेंट एंड वी विल चेक कि अब इसकी जब रोटेट करने के बाद इसकी स्टेट ऑफ स्ट्रेस है उसका क्या रिलेशन है ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के साथ। ठीक हो गया, अच्छा, दिस इज इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, दिस इज द फर्स्ट केस व्हाट वी हैव डिस्कस अंटिल नाउ, कि एक आपका सिलेंडर है विच इज सब्जेक्टेड टू अ टेंशन फोर्स P on one side. So once you cut this section, you will see that this tension force will be resisted by normal stresses, which have been shown by a distribution of a various number of arrows है, यहाँ पर आपको arrows ढेर सारे नजर आ रहे होंगे, ठीक है। So this is representing that this force P, the applied force, is being resisted by this normal stress here, which is uniformly distributed over the cross section, ठीक है। So now instead of this normal section, you will cut inclined or oblique section, ठीक है, and the state of stress will be like this one on the left hand side। अगर आप इस left hand side को देखें, previously they were making an angle, अगर मैं इसको copy करता हूँ, मैं just copy it here and put it in my screen, like this one। अब प्रीवियस केस में जब देखें, जब आपका सेक्शन यानी बॉडी के ऊपर सेक्शन परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर होने की वजह से यहाँ पर जो स्ट्रेसेस डेवलप हुई हैं, दीज आर द normal stresses sigma equals to P over A। These stresses, if you observe, they have an angle of 90 degree with cross section, ठीक है, हर जगह पे एंगल देख लें, यहाँ कितना आ रहा है, 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, इट इज ऑलवेज हैविंग अ 90 एंगल। अगर मैं इसको फ्रंट से सामने से देखता हूँ,
So the front will show like this one. There is a P force, externally applied force P, and this force is being resisted by these normal stresses, and all these arrows have an angle of 90 degree. ठीक है? However, when the section is inclined, like अब section जो है वो body के ऊपर इस तरह inclined कटा है, ठीक है, like this one. This is the body, and previously the body was like this one. So, you know, due to this inclined nature of this oblique section, you will see this thing. ठीक है, और जब मैं इसको 2D draw करूंगा, so 2D will look like this one. Now, if you closely look at these arrows, they are no more at 90 degree angle to this cross section. ऐसे ही इनके दरमियान जो एंगल आ रहा है, this is no more 90 degree. तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि हम इन वेक्टर्स को जो यहाँ स्ट्रेसेस डेवलप हैं, इनको हम नॉर्मल स्ट्रेस नहीं कह सकते, ठीक है. These are called the normal stresses. Because हम इसको नॉर्मल क्यों कहते हैं? Because these are perpendicular to the cross section. Now the stresses here on this cross section, they are called no more normal stresses. We will resolve these stresses along normal and longitudinal section. For example, यही हमारे पास सेक्शन है. मैं इसको वापस ड्रॉ करता हूँ, ठीक है. तो इस प्लेन के अलोंग कोई चीज क्या होगी? दिस इज कॉल्ड अलोंग प्लेन, ठीक है. इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या चीज होगी? दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है. सो आई विल रिजॉल्व माय these two vectors along this thing and this thing, ठीक है. इन दो कंपोनेंट्स में डिसॉल्व कर लूंगा, और ये अब कंपोनेंट बेसिकली क्या करेगा? दिस विल कॉल्ड एज सिग्मा एन नॉर्मल, एंड दिस विल कॉल्ड एज शियर, ठीक है. तो ये स्ट्रेसेस हैं, मगर इन स्ट्रेसेस को मैंने क्या कर दिया? दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिए. आई हैव डिवाइडेड दिस इनटू टू कंपोनेंट्स. वन आई कॉल्ड एज शियर एंड वन इज नॉर्मल. नॉर्मल इज अ कंपोनेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर योर क्रॉस सेक्शन, एंड शियर इज द कंपोनेंट व्हिच इज अलोंग द सेक्शंस. ठीक हो गया? अब आप रिजॉल्व कैसे करेंगे? दिस इज क्वाइट इजी. आपके पास ये जो लाइंस है, आई विल ड्रॉ इट विद द रेड लाइन, ठीक है. इसको बल्कि दोबारा एक दफा कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए. लाइक दिस वन. अब मेरे एरोज जो थे, लेट से मैंने ये वाले जो एरोज थे, इनका रिजल्टेंट ले लिया. द रिजल्टेंट विल लुक लाइक दिस वन, ठीक है. एंड दिस इज बेसिकली रेजिस्टिंग द अप्लाइड लोड पी. अब इसको मैं बेसिकली क्या करूँ? अगर दो वेक्टर्स में कंबाइन करूँ, तोड़ूं, तो एक वेक्टर मैंने आपके सामने इस तरह बनाया, ठीक है. फर्स्ट वेक्टर, द सेकंड वेक्टर शुड बी लाइक दिस वन. फर्स्ट वेक्टर and second vector. Now this second vector, this can be represented, this is equivalent to this one, कि अगर आप इस तरह ड्रॉ करें या इस तरह ड्रॉ करें, they are same, ठीक है. क्लियर हो गया? Among these two components, we will call this one as sigma n, ठीक हो गया. And we will call this component as shear component, tau xy, ठीक हो गया. Now we will look at कि जब सेक्शन यहाँ कटता था, यानी ये इंक्लाइंड सेक्शन कटा, इसके ऊपर एक सिग्मा एन आ गई, एक टॉ आ गई. Now what is the relation of this sigma n and tau with sigma x? यानी जब आप सेक्शन परपेंडिकुलर कट करते थे, लेट्स से बॉडी के ऊपर सेक्शन परपेंडिकुलर कट किया, तो यहाँ पर सेक्शन कट करने के बाद क्या डेवलप होती थी? सिग्मा x. इसको हम कहते थे सिग्मा x, which was equals to p over a, ठीक है. This cross section was denoted by A. Now the cross section here, this cross section, inclined cross section, it will be denoted by A dash. We will do a derivation just to find the relationship between these sigma n and tau with this sigma x. Clear हो गया? इसको sigma x हम इसलिए भी कहते थे कि because we had the planes here like this one, x plane, x axis, y axis,
So this stress is basically along x-axis. That is why it was denoted as sigma x. Why it was called sigma? ये symbol sigma किसके लिए होता है? Normal के लिए, because the angle here, if you see the angle are 90 degree. ठीक है, ये सारे एंगल कितने 90 डिग्री है. दैट वाज इट वाज कॉल्ड सिग्मा. एक्स इसलिए क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस था. ये स्ट्रेसेस ये जो ये वाली है दिस वन, दिस इज आल्सो सिग्मा बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर, बट वी कॉल इट एन. हमने यहाँ पर एक नया एक्सिस डिफाइन कर दिया, वी कॉल इट एन एक्सिस. ठीक है, इसलिए हमने इसको सिग्मा एन कह दिया. सो नाउ वी हैव टू डेवलप द रिलेशनशिप, और उनके दरमियान रिलेशन देखना है कि जो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जो स्ट्रेसेस हैं what they have a relation with the stresses on perpendicular section. गो बैक यहाँ पर आते हैं. ये देखें, अब उसने इसको बेसिकली क्या किया है कि एक्सटर्नली अप्लाइड पी फोर्स थी अलोंग एक्स एक्सिस. ठीक है, और इस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए डेफिनेटली यहाँ पर इंक्लाइंड सेक्शन के ऊपर स्ट्रेसेस डेवलप हुई. सो यू टेक द रिजल्टेंट ऑफ दीज स्ट्रेसेस, दिस विल बी लाइक पी वेक्टर. ठीक है, ये पी वेक्टर बन जाएगा. इस वेक्टर पी वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व के लिए, वन एन अनदर कॉल्ड वी. अच्छा, अब अगर इसी चीज को मैं समझाता हूँ फर्दर स्क्रीन के ऊपर. दिस वन, ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर ये दिस इज द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स, दिस विल बी रेजिस्टेड बाय the internal stresses which are developed at the inclined cross section. ठीक है, and you have basically taken the resultant of this thing and it is equal to P. ये हमेशा P के इक्वल होगा, क्योंकि अगर externally applied force P है, this will be P. अगर यहाँ पर 2P force लगाएंगे तो definitely यहाँ पर आंसर क्या होगा, this will be also 2P. Action and reaction should be equal in magnitude, but they should be opposite in direction. ठीक हो गया जी. तो आपने बेसिकली क्या किया कि इस P को रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट में, N और V. ठीक है, और अगर मैं इस V को यहाँ ड्रॉ कर लूँ तो मैंने आपको बताया था इट इज नो डिफरेंस, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, नाउ जस्ट हैव अ क्लोजर लुक. दिस एंगल इज थीटा व्हिच आई कॉल इट दिस वन. ठीक है, तो आपके पास एक छोटा सा ट्राइंगल बन गया. यू हैव अ ट्राइंगल हियर लाइक दिस वन एंड दिस वन. ठीक है, ये छोटा सा ट्राइंगल बना है इन विच दिस इज द P which is the hypotenuse. This is angle theta. Now this is the n vector which is along the base. Okay, and there is a perpendicular like this one which is called V. Can you find the value of n in V in terms of P? Yeah, it's easy. आपने simple क्या करना है, n is equals to P into cos theta, isn't it? And the value of shear stress V is equal to P into sin theta. ठीक हो गया जी. अच्छा, the same has been shown in the diagrams. अगर आप अपनी slides में मूव करेंगे you will see the same thing. n equal to p cos theta, v equal to p sin theta. तो यहाँ पर मैं आया था, मैं इसको zoom थोड़ा सा करता हूँ, और अब basically उसने वो दोबारा वो explain किया that this is a prismatic member which is subjected to a tension force P. So you will cut a section, perpendicular section cut करते हैं, you get the sigma x which is equal to P over A, which is being distributed uniformly over the cross section. This sigma, this internal stress is basically responsible for the resistance which is being provided by this cross section against these applied load P. यानी applied load P को resist करने के लिए section के अंदर ये internal resistance develop हुई. ठीक है, so now the difference case is the section is oblique, inclined section cut है. So now inclined section की वजह से this inclined section is making an angle theta. So you have this situation. ठीक है, और अगर हम इसको resolve करते हैं, so previously the area was A, now it is being shown as A dash. ठीक है, यहाँ पर एक vector P है which has been resolved into two components, N component and V component. ठीक है, इसको along N के axis के along जो component था we call it as a normal component या normal stress, and this is the shear stress. ठीक है जी. तो
n की वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी दे विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल स्ट्रेसेस, और v की वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी दे विल बी कॉल्ड एज shear स्ट्रेसेस। ठीक हो गई। अब यहाँ पर उसने डेरिवेशन करना स्टार्ट किए और एक एक्सेस बनाया है एन एक्सेस, ठीक है जी, और एक और एक्सेस बनाया है जिसको हम कहते हैं टी एक्सेस। तो पीछे जो आपके पास यहाँ पर जो वेक्टर पी था, ठीक है, जो अप्लाइड फोर्स थी उसके अगेंस्ट रेजिस्टिव, अंदर आपने वेक्टर बनाया पी। दिस वेक्टर पी हैज बीन रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स एन एंड वी। तो एन वेक्टर की वजह से या नॉर्मल फोर्स की वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी दे आर कॉल्ड एज सिग्मा एन, ये अलोंग एन एक्सिस है। और जो वी है इसकी वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी या शेयर स्ट्रेसेस होंगी दे विल बी अलोंग अ न्यू एक्सिस व्हिच इज कॉल्ड टी एक्सिस। तो दो एक्सिस नए डेवलप हुए, एन एक्सिस एंड टी एक्सिस, दीज हैव बीन शोन इन द फिगर हियर। अब ये जो है दिस इज अलोंग एन एक्सिस एंड दिस इज अलोंग टी एक्सिस। अच्छा, अब आप करेंगे क्या कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एक वेक्टर था p, यू विल रिजॉल्व दिस वेक्टर अगेन इनटू टू कंपोनेंट्स। इसको उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर आप क्या करेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो द p वेक्टर दिस कैन बी डिसॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, दिस वन एंड दिस वन। मैं इसको थोड़ा सा उसके ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ सो दैट देखिए, अब ये जो p वेक्टर है, दिस वेक्टर दिस इज गोइंग लाइक दिस वे, इस तरह, ठीक है। अगर मुझे इसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ना है, वन वेक्टर एक होना चाहिए लॉन्ग टी एक्सेस, ठीक है, और दूसरा कौन सा आपके पास एक्सेस आ गया था, नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल कौन सा था, ये देखिए ये इस तरह जा रहा है, इसका मतलब इधर से भी एक ये वेक्टर है, दिस इज एन एक्सेस और टी एक्सेस, लेट्स से ये टी एक्सेस था, तो दिस विल बी लाइक टी एक्सेस। तो इन दो कंपोनेंट्स के अंदर मुझे इस वेक्टर को तोड़ना था, ठीक हो गया। सो हाउ यू विल ब्रेक दीज टू थिंग्स, कि आपके पास इधर गया, ये नहीं, हमें इसको शेयर करना है, ये वाली चीज, ओहो वापस क्यों आ रहा है, हैंग हो गया। तो इसके जब दो कंपोनेंट्स बनाएंगे, एक एक ये वाला इस अलोंग एक एन एक्सेस और दूसरा अलोंग टी एक्सेस। तो चूंकि ये वेक्टर इस डायरेक्शन के अंदर है, सो फर्स्ट वेक्टर, इसको मैं ब्लू लाइन से करता हूँ, तो फर्स्ट वेक्टर विल बी लाइक दिस वन, द सेकंड वेक्टर विल बी लाइक दिस वन, ठीक है। जिस तरह इस केस के अंदर p वाज गोइंग लाइक हियर, सो यू मेक इट यूं किया और सेकंड आपने ये किया, ठीक है। वेक्टर्स को रिजॉल्व करना आता है, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज द सेकंड वेक्टर, इसको आपने n कह दिया था एंड यू कॉल दिस एज अ v। n की वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप हुई यू कॉल देम सिग्मा n, एंड v की वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप हुई यू कॉल देम tau, ठीक है। तो आपने इस p, ये जो अप्लाइड कंपोनेंट है ये वाला, दिस यू आल्सो हैव रिजॉल्व दिस इनटू टू कंपोनेंट्स। इसको हम वहाँ पे वापस जाके देखते हैं, ठीक है जी। तो सी हियर कि दिस वाज द p फोर्स व्हिच हैज बीन रिजॉल्व इनटू दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट, दो कंपोनेंट्स के अंदर इसको रिजॉल्व कर लिए। सिमिलरली द एंगल थीटा हियर, तो अब आपके पास दिस इज द परपेंडिकुलर वन, जस्ट अ मिनट, जी सही दफा। तो हमने इस अप्लाइड फोर्स p को भी बेसिकली दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, वन इज p cos थीटा, वन इज p sin थीटा। जो p cos थीटा है दिस इज अलोंग n एक्सिस, देखिए ये और ये दोनों के एक ही एक्सिस के ऊपर हैं। अगर मैं इसको एनोटेट करके दिखाता हूँ, दिस इज, इस एक्सिस को देखें, this is n axis, so p cos theta or n, they are along same axis. Similarly, if you see at this v axis, I'll draw it with a different color like yellow color, ठीक है।
ये आपके पास एक्सेस देखें, दिस इज अलोंग टी एक्सेस, सो द वैल्यू v एंड p sin थीटा दे आर अलोंग सेम एक्सेस। ठीक हो गया? So now उसने basically किया summation of forces along n axis should be equal to 0 because there is an equilibrium. तो n axis के along सारी forces को 0 होना चाहिए. Now you will look, this is the n axis. आपके पास एक ये force है n and the other force is this one p cos theta. They are in opposite direction. अगर ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, this is downward. तो आप कह सकते हैं कि n is equal to p cos theta. आप इसमें से एक को पॉजिटिव ले लें, ठीक है, and you can write it like this one. along n एक्सिस जो है आप उसको कह देंगे n, ठीक है, और ये चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है आप इसको ले लेंगे माइनस माइनस पी कॉस थीटा, ठीक है, इट शुड बी इक्वल्स टू 0. दिस इज बेसिकली समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग n एक्सिस शुड बी इक्वल टू 0 और इक्वेशन को आपने इलेबोरेट कर लिया. अब इसको आप लिख सकते हैं n इक्वल टू पी कॉस थीटा. ठीक हो गया? दिस हैज बीन डन हियर. नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे. p cos थीटा इक्वल टू n. ठीक है. अब फर्दर वो बता रहा है कि अगर हम n को देखें कि n है क्या चीज़, दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, और दिस इज बेसिकली इक्वल टू सिग्मा n इंटू ए डैश. ये कहाँ से आया आपके पास? इसको मैं नोटेट करके दिखाता हूँ. n की वजह से बेसिकली जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, दीज आर कॉल्ड सिग्मा n, नॉर्मल स्ट्रेसेस. सिग्मा n का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स विल बी n और एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इस बॉडी का यहाँ पर जो है, दिस इज कॉल्ड ए डैश. सो यू विल पुट इट लाइक ए डैश. अब इसमें से वैल्यू निकाल सकते हैं n की. n इज इक्वल टू इस वाली इक्वेशन से सिग्मा n इंटू ए डैश. ठीक हो गया? द सेम हैव बीन डन हियर. n इक्वल टू सिग्मा n इंटू ए डैश. यहाँ तक हमने इक्वेशन 2 देख ली थी, ठीक है, और अब आप क्या करते हैं, इसके आगे लिखा है ए डैश इज इक्वल टू ए ओवर कॉस थीटा. अगर आप इस स्लाइड में आके देखें तो हमारे पास दो एरियाज थे. दिस वाज द परपेंडिकुलर सेक्शन और ये इंक्लाइंड सेक्शन है, इसको हमने ए डैश कहा हुआ है, और इनके दरमियान एंगल थीटा है. दिस इज द सेम एंगल कि लेट से ये आपका प्लेन था, ठीक है, दिस प्लेन वाज मेकिंग एन एंगल थीटा यहाँ पर. सो दिस एंगल थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू दिस. ये ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, दे शुड बी इक्वल्स. तो अगर मैं इसमें से वैल्यू निकालता हूँ तो दिस इज बेसिकली द हाइपोटेन्यूज, ठीक है, एंड दिस इज द बेस. तो अब cos थीटा के साथ इसको रिलेट किया. cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. ऐसे ही होता है. सो द वैल्यू ऑफ बेस इज बेसिकली a and the value of hypotenuse is equal to a dash. So you can write that cos theta is equal to a over a dash. इसमें से वैल्यू निकाल लें a dash की. So a dash, the inclined area is equal to a over cos theta. ठीक हो गया? This has been shown in the next slides. ये देखें, a dash is equal to a over cos theta. ठीक हो गया? अच्छा, अब आपने इक्वेशन जो है 3 डेवलप कर ली, ठीक है. इक्वेशन 3 क्या हुई कि आपने सिग्मा n इक्वल टू सिग्मा n इंटू ए डैश की जगह वैल्यू क्या डाल दी? ए ओवर कॉस थीटा. देन इक्वेशन 2 विल बी मॉडिफाइड एज दिस वन. इक्वेशन 2 मॉडिफाई होगी, यानी इधर ए डैश था, आपने उसकी जगह वैल्यू डाल. सो नाउ लुक एट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1. इक्वेशन 3 की भी लेफ्ट हैंड साइड इट इज इक्वल टू n, और जो इक्वेशन 1 है इट इज ऑल्सो इक्वल टू n. दोनों की एक साइड इक्वल है, सो यू विल इक्वेट देम. ठीक हो? क्लियर? ठीक है. अच्छा जी, अब जब इक्वेशन इक्वेट हुई, सो द नेक्स्ट थिंग विल बिकम p cos थीटा इक्वल टू सिग्मा n a ओवर cos थीटा. ठीक है, ये चीज़ बन गई. इसमें से सिग्मा n की वैल्यू निकाल लें. then the normal stress sigma n will be equal to p over a into cos square theta. Again if you look at this thing, इसको आपने बेसिकली इस इक्वेशन को रीअरेंज किया है और इसमें से सिग्मा n की वैल्यू निकाली. In this equation 4, if you see p over a, there is a term here. Just a minute. किसी का माइक जो है अनम्यूट है. जहीर, आप कुछ कह रहे हैं?
आपका माइक अनम्यूट हुआ हुआ था, इसको म्यूट कर दूं मैं? अगर आप ओके क्वेश्चंस हो आप हैंड रेज कर सकते हैं ताकि मैं उसको उसमें से भी देख सकता हूँ, ठीक है? अच्छा, नाउ आफ्टर रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन सिग्मा n, तो आपके पास p ओवर a आ गया. इफ यू जस्ट रिमेंबर दिस p ओवर a इज बेसिकली द क्वांटिटी सिग्मा x जब आप निकालते थे दैट वाज इक्वल टू p ओवर a, ठीक है? व्हेन द सेक्शन इज लाइक परपेंडिकुलर सेक्शन, ठीक है, जब इसके ऊपर सेक्शन परपेंडिकुलर आता था देन देयर इज अ p फोर्स, so this there is a sigma x and the value of sigma x was equal to p over a. So you can replace this p over a equal to sigma x. Okay. So now the equation, this equation will become sigma n is equal to sigma x cos square theta. ठीक हो गया? Now we'll move further. In this equation 5, you will put the value of cos square theta. Cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta over 2. This is from the trigonometry. ठीक है? आप ये वाली वैल्यूज में डालेंगे. Sigma n is equal to sigma x 1 plus cos 2 theta over 2. So this is the equation 6 that you need to remember first. So now this equation is basically showing the relationship between two quantities, sigma x and sigma n. What is sigma n? जब आपने सेक्शन इंक्लाइन किया, यहाँ पर एक आपको याद होगा कि there was n force and there was v force. Due to this n force there will be sigma n normal stresses होंगी. ठीक हो गया जी? Control Z, and due to this shear force there will be shear stress. और यहाँ पर अगर सेक्शन इन परपेंडिकुलर होता था तो परपेंडिकुलर होने की वजह से जो वैसे एक नॉर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं which you call them as sigma x. ठीक है? So now this equation is showing the relationship between sigma x and sigma n. It means you are correlating, उनको relate कर रहे हैं stresses on inclined surface to surface on perpendicular section. ठीक है? This is the first equation that you have developed. Now coming towards developing the other equation, जिस तरह आपने summation of forces along nx is equal to 0 लिया था in the previous slides. We started from this thing that summation of forces along n axis should be equal to 0. इस axis के along 0 ली. Now you will take summation of forces along t axis should be equal to 0. अब t axis के ऊपर हमारे पास कौन कौन से forces हैं? देखिए यहाँ पर this is the t axis. So we have, इसको कलर चेंज करता हूँ, just make it to the, so you have p sin theta which is along t axis, and you also have v which is acting along, there are two vectors, one p sin theta and the other is v. तो इन दो quantities को आप लेंगे and you will use them in your calculations. So now let's look at the calculations. Summation of ft equal to 0, p sin theta equals to v. Again you will put that v is equal to tau into a dash, okay, because we know that shear stress, this is equals to shear force per unit area. Okay, this we have already read, but in present case we don't have a, we have a dash. Okay, so from this equation you can take v is equals to tau into a dash. Okay, and this has been used here. Further you can say that a dash is equal to a over cos theta, so you will put the value of a dash here. Now the equation become v t over a cos theta, which is the equation 8. ठीक है, this is the first equation. आगे मूव करते हैं इसी इक्वेशन के अंदर. लेट्स से इसको मैं नीचे करता हूँ. इक्वेशन 8, इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 को देखें जी. इक्वेशन 7 के एक साइड पे भी v है और इक्वेशन 8 के भी एक साइड पर v है. सो यू कैन इक्वेट दीज टू इक्वेशन, इक्वेशन 7 एंड 8. इसकी v वाली साइड्स खत्म हो जाएंगी. p sin थीटा विल बी इक्वल टू, ये देखें, दिस इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब ये एक्सक्लूड हो जाएंगी. सो p sin थीटा विल बी इक्वल टू ta ओवर cos थीटा. ये आ गया. ठीक है, अगेन दिस इज डिवाइडिंग, मल्टीप्लाई कर लें p sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 2a. इसमें से t की वैल्यू, टॉ की वैल्यू निकाल लें. टॉ इज इक्वल टू pa ओवर sin थीटा इनटू cos थीटा. ठीक है, अब आपको पता होगा कि
basically 2 sin theta cos theta is equal to sin of 2 theta होता है by trigonometry. मगर हमारे इस प्रेजेंट केस के अंदर यहाँ sin theta cos theta 2 नहीं है, so if you have to multiply it with 2 you also have to divide it by 2. अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर ये दो चीजें लिखूं, there will be no difference multiplying with 2 and dividing by 2 because they will ultimately cancel each other effects. तो आप क्या करेंगे कि इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है. सेकंड, जब आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस होल क्वांटिटी विल बिकम sin of 2 theta, ठीक हो गया. And now this quantity which is जो leftover quantity है, this is p over 2a. ऐसे ही यहाँ पर जो quantity रहेगी in this p over a can be replaced with sigma x, ठीक है. So now this will become sigma x by 2, ठीक है. अब वो नीचे कार क्या रहा है, basically this is you see sigma x by 2 into sin of 2 theta. Now this equation has been changed to like this one. This is the 11th equation. Now the 11th equation is showing the relationship between this shear stress which is acting on the inclined plane and this is the normal stress which is acting on normal section. यानी sigma x को फिर relate करा tau के साथ. इससे पीछे वाली equation के अंदर हमने sigma x को relate किया sigma n के साथ, ठीक हो गया. अच्छा जी, आगे मूव करते हैं. So now there is a graph जिसके अंदर उसने बेसिकली थीटा की डिफरेंट वैल्यू ली, एक इक्वेशन 11 और यहाँ पर आपके पास दूसरी इक्वेशन थी विच इज इक्वेशन 6 और 11, इन दोनों को देखा, इसमें डिफरेंट थीटास की वैल्यूज यूज की एंड दे हैव प्लॉटेड अ ग्राफ विच इज साइनोसाइडल इन नेचर, ठीक है. द रेड लाइन इज बेसिकली शोइंग द वैल्यूज ऑफ सिग्मा n over sigma x and the other graph is showing the relationship between tau over sigma x for different values of theta, ठीक है. So अगर आप इस ग्राफ को नोट करेंगे you will observe that the red graph is basically decreasing its value, ठीक है. जैसे जैसे आपके पास एंगल इंक्रीज करता है, this is angle 0, this is 45, this is 90, रेडियंस में भी इनकी वैल्यूज लिखी हुई. तो जैसे ही एंगल 0 से 45 करा है, the value of red is decreasing, it becomes minimum at 90 degree. From 90 to onwards वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करना स्टार्ट करती है, इट बिकम्स मैक्सिमम, देन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग मैक्सिमम, ठीक हो गया. अब एक और पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें जो है नोट करने वाली वो ये है कि जब आपके पास रेड वैल्यू सिग्मा एन की वैल्यू जो है व्हेन इट रीचेस द मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट, व्हेन इट रीचेस द मैक्सिमम पॉइंट द वैल्यू ऑफ टॉ इज एक्चुअली इक्वल टू 0. अगर आप देखें यहाँ पर this is the peak point, I'll just write it in a different color. This is the peak point for sigma n, this is the peak point for sigma n. So you can notice from this graph that whenever the value of sigma n is maximum, the corresponding value of shear stress tau, it is basically equal to 0, and these maximum and minimum value, एक maximum को भी देख लिया आपने, this is the maximum. तो आपने देखा मैक्सिमम नॉर्मल के ऊपर शेयर की वैल्यू क्या है, 0. आई शो यू अनदर थिंग दैट व्हेन द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस इज मिनिमम, ये देखें ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, सो द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस इज अगेन 0. तो जब भी आपकी नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, तो इन दो लोकेशन के ऊपर जो शेयर स्ट्रेस आ रही है इट इज अगेन 0. These maximum and minimum values of normal stresses, these are all principal stresses, और इन principal stresses के ऊपर shear stresses हमेशा 0 होती हैं, ठीक हो गया जी. इसको हम करते हैं क्लियर, दिस इज द ग्राफ. अच्छा आगे चलते हैं, मैं इसको एक थ्रू वीडियो समझाता हूँ. जस्ट लुक एट दिस वन. I'll just start the video. This is basically the stress element and which is having normal stresses sigma x, sigma y, tau xy.
अब ये जो आपके पास ब्लू लाइंस हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द shear stresses, and the pink colors, they are representing the normal stresses, जैसा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई है, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट केस जो हमने स्टडी किया, दैट द स्ट्रेस एलिमेंट, ये बेसिकली क्या है कि आपके पास बॉडी अनडिफॉर्म शेप में है और स्ट्रेस एलिमेंट रोटेट हुआ, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, ठीक है, जो हम इनिशियली स्टडी करते थे। उप्स, सॉरी। यहाँ पे से सिग्मा एक्स होगी, सिग्मा वाई भी 0 होगी और टॉ भी 0 आ रही है। जैसे आप इस स्ट्रेस एलिमेंट को ना हल्का सा रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं दैट वी विल डिस्कस। कि आप अगर अपने स्ट्रेस एलिमेंट को, मैंने आपको एक लेक्चर के अंदर बताया था कि स्ट्रेस एलिमेंट्स को जैसे ही क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, सो द वैल्यू ऑफ थीटा विल चेंज, एंड द सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, दीज आर द ओरिजिनल स्टेट वैल्यूज। यानी जो आपके पास थीटा इक्वल टू 0 है, ये ओरिजिनल स्टेट है, उसके अंदर ये वैल्यूज होंगी। इनको यूज करते हुए और थीटा को यूज करते हुए यू विल फाइंड द ट्रांसफॉर्म स्टेट ऑफ स्ट्रेस थ्रू दीज इक्वेशन। इसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे आफ्टर दिस लेक्चर। अब ये जो इसके अंदर जो ब्लू लाइंस हैं, द ब्लू इनपुट्स जो कलर हुई हैं, दीज आर द इनपुट्स, एंड थीटा ये भी इनपुट है। अगर हमें ये दोनों वैल्यूज चीजें पता हो, यानी ब्लू कलर वाली चीजें भी और रेड वाली भी, देन वी आर एबल टू कैलकुलेट द न्यू ट्रांसफॉर्म स्टेट ऑफ स्ट्रेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस तरह है कि लेट्स से कि मेरे पास ये एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू लेट्स से थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। तो इस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे मे बी मुझे सिग्मा एक्स भी गिवन होगी, मे बी मुझे सिग्मा वाई भी गिवन हो यहाँ पर कोई वैल्यू, ठीक है, और टॉ की वैल्यू भी कोई ना कोई गिवन होंगी। तो मैं, दिस इज कॉल्ड द ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। यहाँ पर पॉसिबल है कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ना हो, थीटा इक्वल टू बेशक 10 डिग्री हो या 20 डिग्री हो, कोई भी हो। तो जो आपको गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस होगी उसको हम कहते हैं ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। So looking at the figure of the given state of stress, you will take out the values of sigma x, sigma y, and tau xy. These are represented here with blue lines. Sigma x, sigma y, and tau xy. कोई भी ओरिएंटेशन हो सकती है, मे बी दिस इज लाइक दिस वन, आपको इस तरह गिवन हो, यहाँ दिया हो कि सिग्मा एक्स इज इक्वल टू लेट से सिग्मा वाई है यहाँ पर, ठीक है, सिग्मा एक्स है यहाँ पर। तो आपको कोई भी ओरिजिनल स्टेट के ऊपर जो वैल्यूज गिवन होंगी सिग्मा एक्स, टॉ एक्स वाई और सिग्मा वाई की, यू विल यूज दोज वैल्यूज, ऑल्सो यू विल यूज द थीटा वैल्यू। अब आपको बताया जाएगा कि दैट दिस इज द ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, नाउ दिस एलिमेंट विल बी रोटेटेड लाइक 10 डिग्री और 20 डिग्री। आपको बताएंगे कि अभी ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस ये है, अगर ये एलिमेंट 10 डिग्री रोटेट करे तो आपने वो एंगल देख लेना है, कितने डिग्री, 10 डिग्री। सो given these quantities sigma x, sigma y, tau xy, and the red one, you are able to calculate the new values. For example, इस कंडीशन के अंदर वो कहता है कि अभी तो इसका एंगल 10 डिग्री था, ठीक है, वो कहता है कि हमने इसको फर्दर 10 से 30 डिग्री तक ले गए हैं, यानी रोटेट करके, तो न्यू एंगल विल बी लाइक 30 डिग्री। जब एंगल चेंज हुआ तो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टॉ एक्स वाई सबकी वैल्यू चेंज करेंगे, द न्यू वैल्यूज आर हेयर, दीज आर द न्यू ट्रांसफॉर्म वैल्यूज, ठीक है। जस्ट क्लियर इट ऑल एंड प्ले करते हैं इसको फर्दर, इसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। अब आप इस स्ट्रेस एलिमेंट को देखें जी, वो एक जेनेरिक बता रहा है कि एक स्ट्रेस एलिमेंट पड़ा है विच इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, एंड दिस ओरिजिनल स्टेट के ऊपर सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है, 20 दे दी उसने, एग्जांपल ली, सिग्मा वाई की वैल्यू 7
and the value of tau xy it is taken as 10. ये ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है। अब वो देखिएगा करेगा क्या। should not press this one, ठीक है। अब वो उसका ग्राफ प्लॉट करेगा, ठीक है। Why is it not stopping here? ठीक है, इससे स्टॉप हो जाता है। अच्छा, now the graph, if you just look at the graph here, तो यहाँ पर उसने एंगल्स दे दिए सारे, ठीक है, और यहाँ पर उसने वैल्यूज दे दी हैं थीटा स्ट्रेस की, ठीक है। अब स्ट्रेस के अंदर नॉर्मल स्ट्रेस भी होगी और शीयर स्ट्रेस भी होगी, उसको डिफरेंट कलर से शो करेगा। तो देखें अब होगा क्या। नॉर्मल स्ट्रेस के लिए उसने कलर लिया है ग्रीन और शीयर स्ट्रेस के लिए उसने ब्लू कलर लिया है। अब जैसे आपने स्ट्रेस एलिमेंट को रोटेट करना स्टार्ट किया है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पॉजिटिव होगी, तो थीटा ओरिजिनली वो 0 डिग्री और आप यहाँ पर थे। जैसे थीटा इक्वल टू 0 1 2 3 4 करेंगे, देखें यहाँ से वैल्यूज प्लॉट कर रहा है वो सर। सेकेंडली यहाँ पर वैल्यूज चेंज कर रही हैं, जो वैल्यूज चेंज कर रही हैं वो इधर प्लॉट भी हो रही है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक हो गया। अब अगर आप इस वीडियो के अंदर फर्दर एक चीज देखें, तो जो ग्रीन लाइन है, ठीक है, इस ग्रीन लाइन के ऊपर एक ये पॉइंट है विच इज द मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, और एक इसका मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस है, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस के ऊपर अगर शीयर स्ट्रेस की वैल्यूज देखें, ठीक है, अगर आप ड्रॉप डाउन करें, जब भी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो यहाँ पर शीयर स्ट्रेस क्या है, 0। जब नॉर्मल स्ट्रेस मिनिमम भी होती है, शीयर स्ट्रेस क्या होगी, 0 है। वो ये बता रहे हैं, देखें। और इन दोनों के दरमियान एंगल जो है दिस इज 90 डिग्री। ये चीजें हम पहले पिछली वीडियो में भी देख चुके थे कि प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है। सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिंबल्स हैं जिनके जरिए हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को डिनोट करते हैं। दे आर ऑलवेज एक्टिंग एट perpendicular faces of this stress element. ठीक हो गया जी। अच्छा, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट पॉइंट, हम आते हैं, ये उसी वेरिएशन को एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ों को, ठीक है जी। ये इस डेरिवेशन को रहने दीजिएगा जी, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आते हैं साइन कन्वेंशंस की तरफ। सिग्मा इन का बता रहे हैं बेसिकली कि अगर आपके पास उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड हो, टेंसाइल हो, देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव, और अगर टुवर्ड्स सेक्शन हो देन इट इज कॉम्प्रेसिव इन नेचर एंड द वैल्यू इज सिंबल इज टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह ही अगर आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस जो है उसको बताना आसान है, शेयर स्ट्रेस के लिए एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, उसको थ्रू दिस फिगर हम देखेंगे किस तरह मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कॉपी करता हूँ पहले इसको और आई जस्ट पुट इट ऑन माय वन नोट पैड लेकर आता हूँ एंड आई एक्सप्लेन इट हियर। अच्छा, नॉर्मल स्ट्रेस का तो मैंने आपको बता दिया कि इफ यू हैव लाइक अ सेक्शन हियर दिस वन, और इफ दिस इज द नेचर,
ठीक है, दिस इज एक्चुअली अवे फ्रॉम सेक्शन, फोर्सेस अवे फ्रॉम सेक्शन है, सो दिस इज ऑलवेज बी टेंशन इन नेचर, ठीक है, टेंशन नेचर होगी, एंड टेंशन इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव. Similarly, if you have the body again here and the forces are like this one, we call them as towards section. Forces are towards section. So towards section, they are trying to compress the element, and the compression is always taken as negative. This is quite easy. So normal stresses जो हैं, जो n की वजह से develop हो रही हैं, उनको इस तरह उनकी sign convention quite easy थी. When you come at the other concept के shear stresses जो आती हैं on the faces, उसके लिए क्या कन्वेंशन होंगी. वी ऑलरेडी हैव डिस्कस दीज टू थिंग्स कि अगर आपके पास शीयर स्ट्रेस इस तरह आ रही है लाइक दिस वन और दिस अनदर केस वी डिस्कस, इफ द शीयर स्ट्रेसेस आर गोइंग लाइक दिस वन, द अपर इट इज टेकन एज नेगेटिव एंड दिस वन इज टेकन एज पॉजिटिव. ऐसा ही था. आई जस्ट कंप्लीट इट. अच्छा, ये जो कन्वेंशंस हमने देखी हैं, दिस इज फॉर ओवरऑल कन्वेंशंस सी, ठीक है, ओवरऑल. अगर आपके पास अब आपने साइन कन्वेंशंस देखनी है शेयर स्ट्रेस के लिए फॉर अ सिंगल फेस, अगर आप किसी स्ट्रेस एलिमेंट के एक फेस के ऊपर देखना चाहते हैं, फेस ऑफ स्ट्रेस एलिमेंट, तो उसके लिए क्या साइन कन्वेंशन है, दे आर लिटिल बिट डिफरेंट. स्ट्रेस एलिमेंट, ठीक है, यानी मेरे पास अभी ये स्ट्रेस एलिमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है. अब इसके ऊपर लेट्स से पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर शेयर स्ट्रेस इस तरह भी हो सकती है, ठीक है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट on this face you have control Z, which is change the color. There is a possibility that the shear stress have this sign. Okay. Similarly, there are chances कि यहाँ पर shear stresses इस तरह develop हुई हो, the blue line on the upper face, or there may be a chances that the shear stresses are like this one. ठीक है. अब मैं इंडिविजुअल फेसेस की बात करूं, ओवरऑल की बात नहीं करूंगा. दिस व्हाट यू हैव स्टडीड प्रीवियसली, दिस साइन कन्वेंशन इज फॉर ओवरऑल स्ट्रेस एलिमेंट. अगर हम किसी इंडिविजुअल फेस की तरफ देखेंगे, उस वक्त वो क्या कहता है, देखें, वो इस तरह हो सकता है कि लेट्स से ये आपके पास केस नंबर 1 है. अब यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस है, लेट्स से इट कैन बी लाइक दिस वन, और ये पूरी इस स्ट्रेस एलिमेंट का दिस इज द सेंट्रॉइड, ठीक है, ये इसका सेंट्रॉइड आ गया. इफ दिस इज अ रेक्टेंगल, तो सेंट्रॉइड डेफिनेटली यहाँ पर होना था. नाउ बिकॉज दिस इज इंक्लाइंड, सो सेंट्रॉइड इज समथिंग हियर. तो आपने देखना है कि आपके किसी पर्टिकुलर फेस के ऊपर जो शियर स्ट्रेस है, वो इस बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट करे या एंटी क्लॉकवाइज. इफ this shear stress is trying to rotate your body clockwise, then it is taken as positive. In the same case कि अगर यही बॉडी है, इसके ऊपर shear stress की डायरेक्शन ये आ जाती है, ठीक है. Now this shear stress, this one will try to rotate to your body anti-clockwise, so you will take symbol as negative, जिस तरह यहाँ पर हुआ. इसी तरह हम अपर फेसेस के ऊपर या इस केस के ऊपर देखते हैं, which is the case C, ठीक है. केस सी में बॉडी यूं पड़ी हुई है, ठीक है, ठीक है, बॉडी का सेंट्रॉइड ये हो गया. नाउ दिस इज, देयर मे बी पॉसिबिलिटी दैट शियर स्ट्रेस कैन बी गोइंग अपवर्ड, इट मे बी गोइंग डाउनवर्ड. तो अगर आप इस केस को देखते हैं, दिस इज ट्राइंग टू रोटेट योर बॉडी क्लॉकवाइज. सो अगर किसी एक पर्टिकुलर फेस के ऊपर अगर आपने देखनी है शियर स्ट्रेस की साइन कन्वेंशन, सो आपने ये देखना है कि दैट शियर स्ट्रेस इज ट्राइंग टू रोटेट योर बॉडी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. इफ इट इज clockwise in nature, you have to take it positive, and if it is taking in negative anti-clockwise, then it is taken as negative. ये clear है जी सबको? 4 figures जहाँ clockwise rotation है वहाँ पे positive हो रही है और बाकी पर anti-clockwise है. इस साइन कन्वेंशन को आपने इस साइन कन्वेंशन के साथ कंफ्यूज नहीं करना. दिस इज फॉर द ओवरऑल stress element, and this sign convention what we are discussing right now, it is on individual faces of your stress element, ठीक है. this is an individual face, this is an individual face, this is clear जी. पहले आप ये ड्रॉ कर लें जी सब, अपने पास पेन पेंसिल पकड़ लें जल्दी से और पेज पकड़ लें, ठीक है, और ये बीम ड्रॉ कर लें. पॉइंट ए के ऊपर हिंज सपोर्ट है, डी के ऊपर रोलर सपोर्ट है,
पॉइंट बी के ऊपर दो किस्म के लोड हैं, एक 1000 पाउंड फिट विच इज द मोमेंट एक्टिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और पॉइंट बी के ऊपर एक वर्टिकल लोड भी है विच इज 1500 पाउंड. फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट डी देयर इज अ यूडीएल with a magnitude of 250 pound per fits. ठीक है, इस बीम के रिएक्शंस ड्रॉ करने एंड एसएफडी और बीएमडी प्लॉट करनी है. ये एक्टिविटी क्लास खत्म होने के बाद आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. ये एक्टिविटी और एक और एक्टिविटी है, ये फौरन सबमिट करनी क्लास के फौरन बाद ही, आज ही. ठीक है, और जो सेकंड एक्टिविटी होगी विच इज असाइनमेंट जिसमें स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, वो आप बेशक एक दो दिन बाद जैसे इजी हो उसको सबमिट करें, मगर ये एसएफडी बीएमडी आज क्लास के बाद करनी है आप लोगों को. जिस तरह मर्जी बनती है, खराब है कोई इशू नहीं, आप उसको ड्रॉ करें और सबमिट करें. रिएक्शंस एसएफडी एंड बीएमडी. क्लियर? अच्छा जी, आगे चलते हैं जी हम अपने सॉरी सर ये आगे जरा दोबारा इसके बारे में वो किस चीज? ये आपको हाँ, इसके रिएक्शंस निकालने हैं, एसएफडी और बीएमडी प्लॉट करनी है, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एरिया मेथड से. सही होगी. ठीक होगा, और ये आज ही सबमिट करनी क्लास के फौरन बाद. यानी आप अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करें, एक आधा घंटा लगता है, 15 मिनट लगते हैं, 15 मिनट के अंदर या आधे घंटे में उसको सबमिट करें. ठीक है. अच्छा, ये इक्वेशंस हैं, दीज आर कॉल्ड द स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. हमने थोड़ा सा डिस्कशन इसके ऊपर ड्यूरिंग लेक्चर भी की, एक वीडियो के अंदर भी ये इक्वेशंस आई थी. दीज आर कॉल्ड स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. इस इक्वेशन के अंदर जैसा मैंने पहले आपको बताया था दैट दीज वैल्यूज द वन शोन हियर, these are called the transform state of stresses. और जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वेरिएबल्स हैं which includes these, the blue one, sigma x, sigma y, tau x, y and theta, these are the given values. और इसमें जो sigma x है, sigma y है and tau x, y, these are basically called initial state of stress. यानी आपके पास एलिमेंट गिवन आपको state of stress होगी कोई भी, उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज गिवन होंगी. सिग्मा एक्स गिवन है, सिग्मा वाई गिवन है, फिर आपको बताया जाएगा कि इस स्ट्रेस एलिमेंट को इतने डिग्री रोटेट करें. सो यू विल आल्सो बी प्रोवाइडेड विद द एंगल थीटा. आपने क्या करना है कि जब आप इसको रोटेट करेंगे देन देयर विल बी न्यू स्ट्रेसेस. उसमें सिग्मा एक्स भी होगी बट यू डिनोट इट विद सिग्मा एक्स डैश. देयर विल बी सिग्मा वाई एज वेल बट यू डिनोट देम विद सिग्मा वाई डैश, because now sigma x is no more equivalent to sigma x, sigma y dash is no more equivalent to sigma y. इसको हम कहते हैं original state of stress. This is called transform state of stress. So the values of sigma x dash, sigma y dash and tau x y, these are these values. ठीक है, sigma x dash, sigma y dash, tau x y dash, and these are the original state of stress. तो इसके ऊपर हम जो है वो देखते हैं न्यूमेरिकल को किस तरह होंगे. जब भी आपके पास थीटा की वैल्यू आएगी, यानी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी, यू विल टेक इट थीटा एज पॉजिटिव. ठीक है, तो अब आपने करना क्या है कि आप सबसे पहले ये आपके पास स्ट्रेस एलिमेंट पड़ा है. ठीक है, ठीक है, तो इसकी गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस के अंदर अगर आप देखें, ठीक है, तो मुझे यहाँ से क्या पता चल रहा है कि गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस के अंदर this value 3320, this is for shear stress, this one and this one. ठीक है, I will write it as this is tau xy. ठीक है, सेकेंडली अगर मैं x एक्सिस फेस के ऊपर देखता हूँ, so there is a missing arrow. यहाँ पर कोई एरो शो नहीं हो रहा. इसका मतलब है if there is no arrow it means sigma x is equal to 0. if there is an arrow here, उसकी कोई ना कोई वैल्यू दी होगी. you have to check that the arrow is outward or inward. अगर outward है it is tension, अगर inward है it is taken as negative. Similarly इस equation की इसी given state of stress में मेरे पास 2820 psi value भी given है which is for sigma y. ठीक है, so I can write as this is sigma y. अब मुझे इनके मैग्नीट्यूड्स तो पता चल गया दैट सिग्मा एक्स इज 0, टॉ की वैल्यू ये होगी, सिग्मा वाई की वैल्यू. नाउ आई हैव टू चेक देयर साइन कन्वेंशन एज वेल, ताकि जब मैं इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करूं तो मैं उनके मैग्नीट्यूड प्लस साइन दोनों सही पुट करूं. सिग्मा एक्स तो वैसे 0 है, सो नो मैटर वेदर यू चूज पॉजिटिव और नेगेटिव, सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 लेंगे इक्वेशंस के अंदर, जो अभी मैंने ऊपर 3 इक्वेशंस शो की थी. टॉ एक्स वाई अगर आप इसकी स्टेट को देखें ओवरऑल,
ठीक है, यानी इस पूरे स्ट्रेस एलिमेंट को देखेंगे तो टॉ एक्स वाई के स्टेट के अंदर है, इट इज एक्टिंग लाइक दिस वन, एंड इफ यू रिमेंबर दिस स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज बेसिकली पॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, इससे पहले आपने एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस पढ़ी थी टॉ की, लाइक दिस वन, दिस स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज एक्टिंग एज नेगेटिव। सो आप टॉ एक्स वाई की वैल्यू क्या लेंगे इस इक्वेशन के अंदर, जब आप इक्वेशन में डालेंगे यू विल पुट एज -3320। क्लियर हो गया जी। थर्ड, आप सिग्मा वाई की तरफ आएंगे, सिग्मा वाई की वैल्यू इट इज कंप्रेसिव इन नेचर, यू सी इट इज टुवर्ड्स सेक्शन, सो दिस इज टेकन एज नेगेटिव एज वेल। तो आपने क्या करना है कि आपको जो गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस एलिमेंट गिवन है उससे आपने वैल्यूज निकाल लेनी है। मैं नीचे वैल्यूज लिख लें, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0, टॉ एक्स वाई इज इक्वल टू 3320, आई टेक इट इज पॉजिटिव, सिग्मा वाई इज इक्वल टू -2820। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये आपको गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस होगी, इस तरह का एक स्ट्रेस एलिमेंट बना होगा, ठीक है, आपने उस स्ट्रेस एलिमेंट में से ही वैल्यूज निकाले नीचे। आपको बताया कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। नेक्स्ट आपको बताया कि थीटा इक्वल टू अगर 22.5 डिग्री हो जाए, यानी काउंटर क्लॉकवाइज मूव करें 22.5, सो नाउ द एलिमेंट, दिस एलिमेंट विल बी रोटेटेड एज लाइक दिस वन। तो अब आप बताएं कि इस पर सिग्मा एक्स डैश, टॉ एक्स वाई और सिग्मा वाई डैश, इनकी वैल्यूज क्या होंगी। ना सिर्फ आपने उनकी वैल्यूज निकालनी, बट यू आल्सो हैव टू डिटरमिन देयर अप्रोप्रिएट साइन कन्वेंशन एंड देयर एरोहेड्स। लाइक आपको ये भी बताना है कि अब जो सिग्मा एक्स डैश डेवलप होगी, आइदर इट विल बी लाइक दिस वन और इट विल बी लाइक दिस वन, sigma y dash it will be like this one or it will be like this one. You also have to show their proper arrowheads. वो किस तरह पता चलेंगे, जब आप sigma x dash sigma y dash निकालेंगे, अगर sigma x dash का आंसर नेगेटिव आ जाता है आपके पास, it mean it is compressive in nature. अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, it is tension in nature. तो इसी तरह ही sigma y का भी ठीक होगा जी। ये और सो अभी क्या टाइम हुआ, 11:45। कैलकुलेटर्स जल्दी से खोलें जी, कैलकुलेटर्स खोलें, पेज के ऊपर ये वैल्यूज लिख लें, सिग्मा एक्स, टॉ एक्स वाई, सिग्मा वाई, ये तीनों वैल्यूज लिखें पहले, अपने पास लिख लीजिए वैल्यूज। जवाब दें भाई, खामोश हो गए सब फिर से। यस सर। जी जी बताएं, वैल्यूज लिख लें आप लोगों ने, ये सिग्मा एक्स, टॉ एक्स वाई और सिग्मा वाई की। यस जी सर सर। देख लिए। ठीक है, अब सेकंड आपने क्या करना है कि आपने ये वाली इक्वेशन लिखी है, फर्स्ट इक्वेशन सिग्मा एक्स डैश की। इस इक्वेशन के अंदर जो अभी आपने सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टॉ एक्स वाई तीनों वैल्यूज डालने विद देयर साइंस, और एंगल आपने कौन सा डालना है, थीटा इक्वल टू जो नीचे गिवन था, थीटा इज इक्वल टू कितना करना है 22.5, और पॉजिटिव वैल्यू डालनी है बिकॉज इट इज काउंटर क्लॉकवाइज। तो थीटा इक्वल टू 22.5 डालना है, ठीक है, और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की जो वैल्यूज और टॉ एक्स वाई की ये वाली वैल्यूज हैं तीनों, ये डालें एंड चेक करें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स डैश, यहाँ पर वैल्यू क्या निकलती है इसकी, कैलकुलेटर पे जी। जहीर और तौसीफ, आप लोग बिल्कुल बोलते ही नहीं, क्लास के अंदर खामोशी क्यों है? आपने कैलकुलेटर निकाला है जी तौसीफ? सर इधर, जी सर इधर ये ही सर हूँ। कैलकुलेटर निकाला सर, कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है हेलो ठीक है, हाँ ठीक हो गया, कैलकुलेशन साथ साथ करें, ये इस तरह अगर आप एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म करेंगे तो फायदा नहीं होगा आपको। कर ठीक सर हो सर गया, कर सर ठीक है। कर रहे हैं। अच्छा, जब कॉज ऑफ 2 थीटा लिखा ना इसके अंदर, तो आपने कॉज ऑफ 2 थीटा को किस तरह लिखना है, वहां पर थीटा की वैल्यू बेसिकली कितनी थी, 22.5 थी। तो कॉज यस ऑफ सर। 2 थीटा का मतलब है कि इस तरह लिखना है आपने, पहले इस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन इसका कॉज लेना है, ठीक है। इसी तरह अगर साइन ऑफ 2 थीटा आया तो पहले थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका साइन लेना है। साइन जी जी
सर ये साइन से पहले जो है ये एस वाई कॉस एस वाई, सर इसकी वैल्यू क्या होगी? किसकी? कॉस की? नहीं, कॉस के आगे प्लस जो है सर, इससे आगे जो लिखा हुआ है ये टॉ एक्स एस वाई, वाई, ये टॉ एक्स वाई, टॉ जी एक्स वाई की वैल्यू ये नीचे आपने लिखी है, ये इसमें आई है, देखिए टॉ एक्स वाई टॉ वाई एक्स 3320, दिस इज द सिंबल ऑफ शीयर स्ट्रेस। तो सर इसमें जो है वो सिग्मा एस, सिग्मा एस की वैल्यू क्या होगी सर? सिग्मा एक्स जीरो है, ये देखें हमने यहाँ पर नीचे लिखा है ना, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा वाई की वैल्यू ठीक भी होगा, लिखी है और टॉ एक्स वाई की भी लिखी है, तीनों। ठीक होगा। इस चीज का ख्याल रखिएगा, फर्स्ट अलग-अलग कंपोनेंट पूरी एक इक्वेशन ना लिखेगा, अगर आपके पास बड़ा कैलकुलेटर है तो उस पर पूरी इक्वेशंस ना लिखें, इस कंपोनेंट को अलग कैलकुलेट करें, इसको अलग कैलकुलेट करें, इसको अलग कैलकुलेट करें, फिर इन तीनों को ऐड करें आपस में। इसके दरमियान प्लस साइन है, देयर इज अ नेगेटिव साइन हियर, ठीक है। और इस कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट को निकालने के लिए आपने पहले ये चीज फाइंड करनी है और इस सारे को मल्टीप्लाई करना है cos 2 थीटा के साथ, कंप्लीट आंसर को। मैं आपका आज गूगल क्लासरूम के ऊपर एक ग्रुप बना देता हूँ MOS2 समर 2020 के नाम से, ताकि आप अपनी असाइनमेंट डायरेक्ट वहाँ सबमिट करें, ठीक है। क्योंकि ईमेल्स के अंदर करेंगे तो बार बार उसको सर्च करना मुश्किल हो जाएगी, मैं डायरेक्ट वहीं पर ही ग्रेड कर देता हूँ और आप वहाँ पे सबमिट करना स्टार्ट करें। मैं ग्रुप आज बनाऊंगा, उसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। उस गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करें और मैं वहाँ पर आपकी असाइनमेंट्स जो है ना, आपने डायरेक्ट अपनी असाइनमेंट वहाँ अपलोड नहीं करनी, जहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है असाइनमेंट असाइन हुई है उसके अगेंस्ट अपलोड करनी है, ताकि आपको स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर आपकी असाइनमेंट जाए, ठीक है। तो मैं वहाँ पर आज आपकी जो पुरानी असाइनमेंट्स भी थी उनकी स्टेटमेंट्स लिख दूंगा, उसके अगेंस्ट आपने सबमिशन कर देनी वहाँ पर। अच्छा जी, किसी की निकली है सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू? फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व की किसने? जी सर। क्या वैल्यू आई भाई? सर 1934। ठीक हो गया। अच्छा, अब इधर देखिएगा जी, बाकी लोग भी देखें, मैं बाकी एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से कि सुफियान ने जो है इसको सॉल्व किया जो भी, और उसकी वैल्यू आई है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, द वैल्यू ऑफ दिस सिग्मा एक्स डैश इज नाउ कमिंग टू बी 1934। 1934.58। ठीक है, मैं उसको थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट कर लेता हूँ और कंसिडर करता हूँ 1934 वैल्यू आ गई। अब दो चीजें आपने पहली चीज देखनी, पहली चीज 1934 है, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव आया, यस सर। इसका मतलब है ये एरो जो होगा दिस विल बी आउटवर्ड, टेंशन वाला एरो होना चाहिए, ठीक है, सिग्मा एक्स का, ठीक है। अगर द वैल्यू इज नेगेटिव, आपने इसको किस तरह ड्रॉ करना है, टुवर्ड सेक्शन, क्लियर। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि आप नीचे आए, मैंने स्ट्रेस एलिमेंट दोबारा बनाया, इसी एलिमेंट को मैंने वो क्या कहते हैं रीड्रॉ किया, जस्ट अ मिनट को नहीं सही से अस्सलाम। इसी स्ट्रेस एलिमेंट को मैंने दोबारा ड्रॉ किया, ठीक है जी, और विद रोटेशन ऑफ 22.5 डिग्री। देखें पहले आपके पास एक्स एक्सिस इस तरह था, लाइक दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, यहाँ पर एक्स एक्सिस था। तो अब आप यहाँ पर जो आपकी स्ट्रेसेस थी वो अलोंग एक्स एक्सिस थी, अब आपने क्या किया, ये एक्स डैश हो गया, प्रीवियसली दिस वाज एक्स एक्सिस, नाउ दिस इज एक्स डैश, न्यू एक्स एक्सिस हो गया, या इसको हम आप कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं। तो न्यू एक्सिस या ट्रांसफॉर्म एक्सिस का प्रीवियस एक्सिस के साथ एंगल कितना है, 22.5 डिग्री, ये आपने इसको रोटेट किया। अब सिग्मा डैश का आंसर आपका पॉजिटिव निकला, दैट्स व्हाई यू टुक इट एज आउटवर्ड, ठीक है, आपने इसको एरो को आउटवर्ड रखा है, पहली चीज। यस सर। ठीक हो गया जी, शाहिर आप चले जाएं, कोई मसला नहीं, बस सेशन खत्म हो रहा है, बाकी रिकॉर्डिंग देख लीजिए। इसी तरह ही आप वैल्यू निकालेंगे सिग्मा वाई डैश की और टॉ एक्स वाई की भी, ठीक हो गया, और उनके साथ उनके सिंबल्स लगाएंगे। जब आप सिग्मा वाई की वैल्यू निकालेंगे दिस विल बी अ नेगेटिव, दैट्स व्हाई इसको इस तरह शो किया हुआ है, ठीक है। और टॉ एक्स वाई की जब आप वैल्यू निकालेंगे
that value was coming out to be also negative, that's why उसका साइन यहाँ पर शो किया। तो अब नीचे मैं आपको पहले इनके आंसर दिखाता हूँ। ये देखें सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू 1934 आई, इसलिए मैंने इसको आउटवर्ड ड्रॉ किया। सिग्मा वाई की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, इसलिए मैंने इसको इनवर्ड ड्रॉ की। टॉ एक्स वाई डैश की वैल्यू 1350 आई, मैंने इसको किस तरह ड्रॉ की है, ये देखें। मैं यहाँ पर आता हूँ, ये टॉ एक्स वाई, इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंट से हो। विल मेक इट विद अ येलो कलर, ठीक है, नॉट येलो और लाइक ग्रीन वन, ठीक है। तो अब टॉ एक्स का सिंबल देखें, यहाँ से इस तरह हो रहा है और यहाँ से इस तरह आ रहा है, ठीक है। सो दिस सिंबल इज बेसिकली फॉर पॉजिटिव कन्वेंशन। अगर यही चीज नेगेटिव की आती, मेरी वैल्यू आती, तो मैंने इसको स्ट्रेस एलिमेंट को इस तरह ड्रॉ करना था और आई विल राइट इट लाइक दिस वन। दिस इज शोइंग अ नेगेटिव नेचर, ऐसा ही है। तो आपने पॉजिटिव, चूंकि आंसर पॉजिटिव आया नीचे 1350, इसलिए आपने पॉजिटिव नेचर यूज किया। अच्छा, अब यहाँ नोटिस करने वाली चीज क्या है इंपॉर्टेंट, एक तो आपने मैग्नीट्यूड निकाली। जब भी आप स्ट्रेस एलिमेंट को ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, यू विल नॉट राइट द सिंबल्स हियर, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन कुछ नहीं लिखा हुआ, ऑल्दो दिस इज 2820 इज कंप्रेशन, बट सिग्मा वाई के साथ नेगेटिव साइन इसलिए नहीं लिखा बिकॉज द नेचर इज बीइंग शोन विद एरोहेड। एरोहेड जो है वो बेसिकली शो कर रहा है कि इसका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट व्हेन यू आर राइटिंग इट इन इक्वेशंस, तब आपके पास एरोहेड्स तो नहीं है, यहाँ पर आपने पॉजिटिव एरोहेड तो नहीं डाला, सो यू हैव टू राइट द सिंबल्स पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इक्वेशंस के अंदर जब भी वैल्यूज डाल रहे होंगे, बिकॉज यू कैन नॉट राइट एरोहेड्स, तो आप वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव डालेंगे। बट व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग दिस वन इन अ फिगर, so you will use arrowheads instead of sign conventions. Clear? Now the important thing, once you develop this thing, आपको जो पता चलेगा यहाँ पर वो ये है कि once you rotate your stress element, इस particular case के अंदर क्या हुआ, that initially sigma x was equal to 0. Now once you rotate this stress element to 22.5 degree, you will observe that the value is increased from 0 to 934. यानी पहली ओरिजिनल स्टेट के ऊपर सिग्मा एक्स 0 थी, मगर जैसे आपने स्ट्रेस एलिमेंट को रोटेट किया तो वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई उसके अंदर। इसी तरह सिग्मा वाई की वैल्यू अगर आप देखें, तो दूसरी चीज जो है मैं आपको बताया था कि सिग्मा वाई की वैल्यू देखें -2820 थी, विच वाज इनिशियली कंप्रेसिव इन नेचर, ऐसे ही। और अब आप देखते हैं कि वैल्यू क्या होगी, 4754 हो गई है, ठीक है। जस्ट इग्नोर राइट नाउ द नेगेटिव साइन। पहले भी कंप्रेशन थी, अभी भी क्या है, कंप्रेशन है, और इसकी वैल्यू क्या कर गई, इंक्रीज कर गई है, ठीक हो गया। टॉ की वैल्यू देखें, दैट वाज 3320 इनिशियली, जब आपने स्ट्रेस एलिमेंट को रोटेट किया, द वैल्यू हैज नाउ 1350 व्हिच हैज डिक्रीज्ड। क्लियर हो गया जी सबको? सो नाउ द टास्क इज, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको करते हैं क्लोज, क्लियर, और इसको करते हैं क्लियर करने के बाद यहाँ से बंद। तो वो नीचे लिखा है, कहता है कीप रोटेटिंग थीटा एंड यू विल हैव अ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दी सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टॉ एक्स वाई, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि मैं यहाँ थीटास की कुछ वैल्यूज लिखता हूँ। आपने ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस ये होगी, दिस इज द ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। आपने इसको रेफरेंस पॉइंट लेना है, सबसे पहले थीटा को रोटेट करने हैं 10 डिग्री, उसके ऊपर वैल्यूज निकालनी है। फिर थीटा को रोटेट करना है 18 डिग्री या 15 डिग्री, ठीक है। फिर थीटा को रोटेट करना है विद 22.5 डिग्री, जो कि इस न्यूमेरिकल के अंदर हुआ है, उसके आंसर दिए। फिर थीटा को रोटेट करना है 45 डिग्री, फिर उसके आंसर देखने। फिर थीटा की जगह रखना है आपने 45 और 45 से 80 70 के करीब, और लास्ट आपने थीटा इक्वल टू रखना है 90 और 180 के दरमियान 120 डिग्री, ठीक है जी। एक टेबल सा बनाना है, ठीक है। इस टेबल को इस तरह करके बना लें, मैं थोड़ी सी वैल्यू शो कर देता हूँ कि यहाँ पर आपके पास सारे थीटास होंगे, ठीक है, थीटास की वैल्यूज होंगी, इसके नीचे लाइंस चलती जाएंगी, थीटा इक्वल टू दिस 1 2 3 4 जो भी वैल्यूज हैं। यहाँ पर आपने लिखना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स डैश, नीचे लाइंस आती जाएंगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा वाई डैश,
इसकी वैल्यूज नीचे आती जाएंगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉ एक्स वाई, इसकी वैल्यूज आती है। लास्ट में एक और कॉलम बना लें, नेम इट एज रिमार्क्स, और रिमार्क्स के अंदर लिख लें द वैल्यू हैज इंक्रीज डिक्रीज चेंज इन नेचर, जो भी हुआ वो लिखते जाएं। अगर उसका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया देन राइट चेंज इन नेचर, अगर नेचर सेम रही है वैल्यू इंक्रीज हुई है दिस राइट इंक्रीज डिक्रीज। ठीक हो गया जी? एक्टिविटी समझ आ गई जी सबको असाइनमेंट की? यस सर समझ आ गई। तो ये इन एंगल्स के अगेंस्ट आपने करना है, ये जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। क्लियर ऑल करें। वंस यू विल कंप्लीट दिस एक्टिविटी, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल मूव टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड डेवलपिंग द मोहर सर्कल। Instead of using these long equations and finding this thing, we will develop a new thing which is called Mohr circle, graphical method है, और उससे हम ये चीजें फाइंड करेंगे और चेक करेंगे। ठीक हो गया जी? सर ये कब जमा करवा दीजिए सर में? ये असाइनमेंट आप वीक ले लें, कोई मसला नहीं, 1 वीक ले लें, इसका कोई ठीक। ठीक है।